अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूँ अपने पॉडकास्ट कमाल की बातों के साथ। कि जनाब, जब आपकी आमदनी और इखराजात में तवाज़ुन नहीं होगा तो इस खसारे को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। बकौल गालिब के कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इस वक्त तक पाकिस्तान 50,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि IMF हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो हम उसके शिकंजे में फंस गए। अब कमाल की बातें तो हम करने जाते ही हैं रोजाना, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी बहुत दगरगू है। और पाकिस्तान के ऊपर, जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई का दबाव है, इस वक्त आवाम परेशान है, IMF की बड़ी कड़ी शराइत का सामना है और उसके बारे में आजकल के टॉक शोज जो हैं वो भरे पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और असेंबलीज़ ने जो लॉ पास किया है, जो अमेंडमेंट बिल पास किया है, उसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी कर दिया। इस किस्म की बातें हम हर अदवार में होती रही हैं, हर दौर में होती रही हैं। ये बात नई नहीं है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ज़माना हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे किसी डिक्टेटर की हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, हर दफ़ा ही हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताएं कि हम आखिर कर्ज लेते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये कर्जा लेने की IMF से, वर्ल्ड बैंक से या किसी से भी। इसका बहुत आसान सा जवाब है और वो ये है कि जनाब, जब आपकी आमदनी और इखराजात में तवाज़ुन नहीं होगा तो इस खसारे को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। लामहला आप अपनी एक्सपेंडिचर को, जो स्पेंडिंग्स हैं आपकी, आप उसको कट करेंगे या तो, और दूसरी सूरत यह है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इस मौजूदा साल के अंदर आपकी आमदनी और इखराजात में तवाज़ुन नहीं रहा तो आप इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो जनाब, पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तानी हुकूमतों का तो ये हाल है कि बकौल गालिब के कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो जनाब, कर्ज की जब आदत पड़ जाए तो यकीन करें उसके चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कब से इस कर्ज के चुंगल में फंसा। आपको बताया मैंने कि कर्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब आमदनी और इखराजात का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, आपकी आमदनी होती है 98 और ख़र्चा होता है रुपया, तो ज़ाहिर है इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको कर्ज हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। कर्ज कौन देता है? There are two types of borrowings which Pakistani governments usually do. One is internal borrowing and second is external borrowing. इंटरनल बोरोइंग के अंदर हम बैंकों से कर्जा लेते हैं, हमारी हुकूमतें स्टेट बैंक से लेती हैं, स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों से पैसा उठाता है। हम ट्रेजरी बॉन्ड्स की सेल करते हैं, हम प्राइस बॉन्ड्स इशू करते हैं, हम सेविंग स्कीम्स के ज़रिए आवाम से पैसा लेते हैं, हम दीगर शरह सूद के ऊपर लोगों से पैसा उठाते हैं, जो उसे हम तो अब इंटरनल बोरोइंग कहते हैं, ताकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको कवर करने के लिए हम इस तरह की बोरोइंग्स करते हैं। और एक्सटर्नल बोरोइंग जो है वो हम ऑब्वियसली मल्टीलेटरल एजेंसीज के पास जाते हैं, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC और दीगर बैंकों के पास, जो कि इंटरनेशनली हमें लोन देती हैं।
लोन वो हमें इसलिए देती हैं कि ताकि हम अपने बजट का खसारा पूरा कर सकें। और जब हम बजट का खसारा पूरा कर लेते हैं वक्ती तौर पर लोन हासिल करके, तो अब हमें इस लोन को, इस कर्जे को लौटाना भी है और बमै सूद लौटाना है, ये याद रखिएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? लाजमी है कि हमें अपनी आमदनी को बढ़ाने की जद्दोजहद करनी चाहिए। अब आमदनी के रिसोर्सेज, आमदनी के जो सोर्सेज हैं पाकिस्तानी हुकूमत के और पाकिस्तान के, वो क्या है? आमदनी के सोर्सेज का जो सबसे बड़ा आपका रेवेन्यू है वो है FBR, यानी कि टैक्सेस की मद में आपको आमदनी होती है। गवर्नमेंट को जो आमदनी होती है वो सबसे बड़ी आमदनी टैक्सेस की मद में होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में। अब वो एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, जनरल सेल्स टैक्स होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं, वैट जिसे हम कहते हैं। और अभी रिसेंट पास्ट के अंदर गवर्नमेंट ने जो इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर 17% वैट का इजाफा किया है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान बपा होने का ख़तरा है। तो ये इसीलिए इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरी आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होती हैं, जिससे आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, यानी कि आप अपनी पैदावारी सलाहियतों के ज़रिए जो कुछ आप अपने मुल्क में बनाते हैं उसे अपने मुल्क की खपत तो पूरी करते ही करते हैं, साथ साथ दूसरे ममालिक में उसे एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़र मुबादला आता है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी आमदनी का बायस बनता है। और तीसरी आमदनी जिसे आप फॉरेन एक्सचेंज में आती है आपके पास, वो होम रेमिटेंसेस होती हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपको पाकिस्तान में स्टेट बैंक के चैनल के ज़रिए भेजते हैं, और वो भी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी स्ट्रेंथन करती है और आमदनी के ज़ुमरे में हम उसे किसी हद तक शामिल करते हैं। अब मसला ये है कि इंटरनल बोरोइंग कर लें, एक्सटर्नल बोरोइंग कर लें, तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आई कि जब हम IMF से बात करते हैं, क्योंकि IMF इज़ अ वेल नोन नेम और सबसे ज़्यादा उसी का नाम लिया जाता है, गो कि हम IMF से भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी वो लोन लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से भी लेते हैं, और दीगर कंट्रीज़ की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हम लोन लेते हैं। हम सुकूक बॉन्ड इशू करते हैं, हम ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करते हैं, हम पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं, ताकि वो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स उस बॉन्ड को बाय करते हैं और हम उसको एक मुनासिब शरह सूद के ऊपर फ्लोट करते हैं, जिसमें हमें शरह सूद देनी होती है, और हम पैसा जनरेट करते हैं और अपने डेफिसिट को पूरा करते हैं। IMF लोन देता है मुल्कों के तिजारती खसारे और उनके बजट में जो खसारा होता है उसको बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और आपके निज़ाम हुकूमत चलाने में अगर आपको पैसे की तंगी होती है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको IMF पैसा देता है। अब वो फंडिंग या वो लोन्स, उससे आप शाहराहें तामीर करते हैं, उससे आप बहुत सारे तामीराती काम करते हैं, जेटीज़ बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, टर्मिनल्स बनाते हैं, बंदरगाहें बनाते हैं, ये सब चीज़ें, मोटरवेज बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपकी आमदनी का ज़रिया होती हैं एक्चुअली, क्योंकि आप टोल कलेक्ट करते हैं, आपकी शिपिंग इंडस्ट्री चलती है, आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका टैक्स जनरेट होता है इससे। और जब शाहराहें बनती हैं तो लोगों को कम्यूट करने में आसानी होती है, गवर्नमेंट टैक्सेस की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो पाती है। IMF इसलिए कर्ज देता है, वर्ल्ड बैंक इसलिए कर्ज देता है। हमें पाकिस्तान कब से बैरूनी इमदाद और बैरूनी कर्जे हासिल कर रहा है? अच्छा, या इस दरमियान में मैं एक बात और बता दूं कि वट इमदाद जिसे हम एड कहते हैं और कर्ज जिसे हम लोन कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? एड एक इमदाद है जो कि किसी भी वक्त ज़रूरत के तहत, आपके यहाँ कोई आसमानी सुल्तानी हो जाती है, आपके यहाँ अगर कोई तूफ़ान आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, कोई आपके यहाँ वबा फैल जाती है खुदा न खास्ता, तो आपको दीगर ममालिक एड देते हैं, मदद करते हैं, आपकी खुराक की सूरत में, अद्वियात की सूरत में,
कैश फ्लो की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, कंबलों की सूरत में, तो ये सब तो इमदाद के ज़ुमरे में आता है। लेकिन आपको जब लोन लेते हैं, आप कर्ज लेते हैं, तो वो वाजिबुल अदा भी होता है, उसे आपको वापस अदा भी करना है, और उसके ऊपर चाहे शरय सूद कम हो या ज़्यादा हो, आपको डेट सर्विसिंग भी करनी पड़ती है, और विथ इंटरेस्ट आपको वो पैसा वापस करना पड़ता है। पाकिस्तान 1950 में IMF का मेंबर बन गया था, लेकिन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने पहला कर्जा फ़कत $25,000 का दिसंबर 1958 में 1958 में लिया था। ज़ाहिर है पाकिस्तान के उस वक्त के जो फिजिकल डेफिसिट थे उसको कवर अप करने के लिए और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान ने ये कर्जा हासिल किया था। आज तक टिल 1958, सिंस 1958 टिल टुडे, पाकिस्तान IMF के 20 प्रोग्रामों में जा चुका है, और उस लोन को रिस्केड्यूल करने के लिए, नया लोन हासिल करने के लिए, नई शराइत पर डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान कई दफ़ा IMF के पास गया है। ये मादूद चंद ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं गया। जनरल मुशर्रफ के टाइम में एक दफ़ा हुआ था ये, और एक दफ़ा किसी और हुकूमत के वक्त में हुआ था, वरना हर हुकूमत IMF के प्लान को, IMF के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करती है, वहाँ जाती है और कर्जा हासिल करती है। क्योंकि और हर हुकूमत अपनी पिछली हुकूमतों के ऊपर ये मलबा डालती है कि उनके किए हुए गलत कामों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, और हमें उस बजट डेफिसिट जो वो छोड़ के गए थे उसको पूरा करने के लिए, उस खसारे को पूरा करने के लिए IMF के पास दोबारा जाना पड़ रहा है। ऐसा ही होगा भाई, जब कोई भी हुकूमत प्रोडक्टिविटी के बारे में बात नहीं करेगी, जब कोई भी हुकूमत अपनी आमदनी बढ़ाने के ज़राए नहीं सोचेगी संजीदगी के साथ, और मुल्क के अंदर चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, उस हवाले से अगर पाकिस्तान की हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया तो लामहला आपको हर दफ़ा कर्ज लेना पड़ेगा, IMF के पास जाना पड़ेगा। जब उसकी अदायगी का वक्त आएगा तो फिर आप उसके बाद दोबारा एक नया कर्ज लेंगे उस पिछले कर्ज को चुकाने के लिए। लामहला अगला कर्ज आपको मज़ीद सख्त शराइत पर मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा शरह सूद के ऊपर भी मिले। तो आपके ऊपर जो डेट बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से आपके बजट का जो खतीर हिस्सा है वो आपकी डेट सर्विसिंग में चला जाता है, सूद की अदायगी में चला जाता है। अब जनाब, पाकिस्तान इस वक्त जिस डेट क्राइसिस का शिकार है, उसने इस वक्त पाकिस्तान के में रिस्क को बढ़ा दिया है। इस वक्त ऐसा महसूस होता है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज हैं और दीगर जो ममालिक जिनके साथ आपके बाइलेटरल ट्रेड्स के एग्रीमेंट हैं, वो आपसे सौदा लेते हुए भी घबराएंगे कि पता नहीं कहीं खुदा ना खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ये सूरत हाल आन पहुंची है। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमतें बार बार IMF की डिक्टेशन लेनी पड़ती है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि IMF हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। जाहिर है अवामी जो राय है और उमूमी जो रवैया है उससे तो हमें यह समझ में आता है कि IMF हमारा दुश्मन है अव्वलीन है, और IMF ने हमें कर्ज के शिकंजे में जकड़ लिया है और हमारी जायदादें खुर्क हो जाएंगी और पाकिस्तान गिरवी रखा गया है और स्टेट बैंक भी गिरवी हो गया। हमारी शाहराएँ, मोटरवेज, रेडियो स्टेशन, TV स्टेशन और पता नहीं इदारे हमारे जो हैं वो गिरवी हो गए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक पाकिस्तान 50,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है। इट इज़ मोर देन 50.5 ट्रिलियन रुपीज़
कि पाकिस्तान ने एक्सटर्नल बोरिंग कर दी है और गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर इस 50,000 अरब में से 20,000 अरब की बोरोइंग सिर्फ गुज़िश्ता इस हुकूमत के दौर में हुई है। और ये मेरी अपनी फिगर्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो और गवर्नमेंट ऑफिशियल की खबरें हैं, उसके मुताबिक ये तस्दीक करके मैं आपको बता रहा हूँ। जनाब 50.5 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तान इस वक्त दुनिया से इस वक्त कर्जा ले चुका है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से और दीगर एजेंसी। अब सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो किया था वो उसमें बीच में मुझे ये फिगर बतानी पड़ गई कि IMF आपसे चाहता क्या है। IMF आपको कर्जा देता है ताकि आप आपका बजट डेफिसिट दूर हो। IMF आपको कर्जा देता है ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करें, आप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, तो आप कर्जा अदा करने के, वापस करने के काबिल हो सकेंगे। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आप कर्जा अदा भी कर देंगे और आइंदा कर्जा ना लेने की भी सूरत हाल बनेगी। लेकिन आप चूंकि अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप चूंकि अपनी आमदनी नहीं बढ़ा रहे और उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, तो लामहला IMF कोशिश करेगा ना कि भाई इनसे वसूली कैसे होगी। अगर वसूली करनी है किसी से तो लाजमी वो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराएगा, वो पॉलिसीज जो कि आपके लिए बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, आपके यहाँ बेहतर टैक्स नेटवर्क क्रिएट कर सके, वो पॉलिसीज जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ सके, जिससे आपके यहाँ करप्शन का कलाकमा हो सके, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो सके। ये पॉलिसीज वो हैं जो IMF हमें बता रहा है। मैं आपको एक IMF की वेबसाइट पे जाकर के आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं फिर भी आपको चंद मोटी सी बातें दो बताना चाहता हूं ताकि हम समझ सके कि ये IMF जो है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। भाई अब अच्छा है या बुरा है जो कुछ भी है, मसला ये है कि इस वक्त तो हम उसके शिकंजे में फंस गए। उसने तो आ करके हमें ऑफर नहीं की थी ना कि कर्ज ले लो, कर्ज। ओ भाई हमारा खसारा था, हम लेने के लिए कर्ज गए उनके पास। जब हम उनके पास कर्ज लेने गए और हम अदा नहीं कर सके और उस कर्ज की अदायगी के लिए दोबारा कर्ज लिया और तीसरी दफा कर्ज लिया, अब तक हम 20 से ज्यादा प्रोग्रामों में IMF के जा चुके हैं और रिसेंट पास्ट के अंदर भी हमें $1 अरब की जरूरत है। और इस सिलसिले में IMF का जो रिव्यू बोर्ड है वो बैठ रहा है 12 जनवरी को शायद, और अब शायद उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, वो 28 जनवरी को बैठेंगे। तो पाकिस्तान तो बार बार जा रहा है उनसे निगोशिएट करने के लिए कि भाई खुदा के लिए हमें पैसा दे दो, और अगर ये IMF हमें पैसा नहीं देगा या हमें वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा या मल्टीलेटरल एजेंसीज पैसा नहीं देंगी तो हमारे डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, क्योंकि हमारे पास पिछले कर्ज़ों का बोझ है। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर सऊदी अरेबिया ने हमें ऑयल की डेफर पेमेंट के हवाले से हमारी मदद की और वो भी लोन दिया, हमें पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज को स्ट्रेंथन करने के लिए $1 अरब और भी दिया। लेकिन ये सब पैसा हमें वापस करना है और विथ सूद अदा करना है। ऑयल की डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि हम दुनिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यकीनन सऊदी अरब हमें उधार पर 1 साल के उधार पर तेल दे देगा। लो भाई 1 साल के बाद जो तेल हमने इस्तेमाल किया है उसकी अदायगी तो करनी है ना। तो ये भी कर्ज की ही कोई सूरत है। भाई आप किराने की दुकान से ग्रोसरी खरीद मंगवा लें उधार पर, तो लामहला आपको उसका पैसा तो देना है ना। वो तो आप यूज कर लेंगे, ग्रोसरी खा लेंगे, वो फ्यूल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो क्रूड ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आपकी मशीनरीज यूज कर रही है, उससे बिजली बन रही है, उससे कारखाने चल रहे हैं, उससे बिजली के घर चल रहे हैं, तो सब तो काम हो रहा है। आपके जेट फ्यूल को ऑयल मिल रहा है, जेट फ्यूल ऑयल मंगवा रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो अमूमी तौर पर हमारे लोगों का, हमारे अवाम का ये ख्याल होता है कि एक्चुअली व्हाट IMF वांट्स। तो मैं आपको IMF की वेबसाइट से मैंने पढ़ा तो मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि IMF करना क्या चाहता है हमारे साथ। जो हम बार बार IMF को गाली दे रहे हैं, हम उसको बुरा भला कह रहे हैं कि IMF जो है वो एक साजिश के तहत हमारा, भाई साजिश वाजिश कुछ नहीं है, सही है। बैगर्स आर नॉट चूजर्स, ओके। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कर्जा लेने के लिए जाएंगे। अब आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, आप टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे, आमदनी नहीं बढ़ा रहे, तो IMF आपको बताएगा कि आमदनी बढ़ाने के तरीके क्या हैं। एक्चुअली IMF आपसे चाहता है कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर इनकम,
how you can generate more revenue. So let me tell you something what IMF actually wants. Number one ये है कि जनाब IMF is actually fostering the business environment, governance and the control of corruption. The business climate would benefit from simplifying procedures for starting a business, providing foreign direct investments, preparing trade documentation, paying taxes, and the empowerment of people and production of more complex goods, from investing more in education and human capital. Ensuring a level play field and the rule of law also remains essential, mainly by bolstering the effectiveness of existing anti-corruption institutions and accountability of high level. IMF ये चाहता है। क्या ये किसी भी मुल्क की ज़रूरत नहीं है? ये तो एक नॉर्म है, ये तो एक सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके यहाँ टैक्स कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके यहाँ करप्शन फ्री इन्वायरमेंट होने चाहिए, आपके यहाँ सिस्टम्स होने चाहिए, आपके यहाँ ऑडिट के सिस्टम होने चाहिए। तो ये सब बातें तो किसी भी इदारे को चलाने के लिए और मुल्क को चलाने के लिए बहुत एसेंशियल्स हैं। IMF बूस्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपोर्ट्स। IMF आपके अंदर मुकाबले की सेहतमंद रुझान पैदा करना चाहता है। IMF चाहता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। ओ भाई, अगर ये बढ़ेंगी नहीं आपकी आमदनी तो उसकी वसूली कैसे होगी? ये चाहता है IMF। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट्स में लिखना शुरू कर दें कि शकील साहब तो इस वक्त IMF की हिमायत में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। IMF इज अ लैंडिंग एजेंसी। अल्लाह बचाए बैंक से, मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसीज से, कहीं भी कि हर इंसान को, हर मुल्क को, हर इदारे को महफूज रखे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि IMF चाहता क्या है। हमारे यहाँ जो एक परसेप्शन हमें दिया जा रहा है मीडिया के ज़रिए वो ये है कि IMF कोई अफरीत है जो आपकी चीज़ें बेच के खा जाएगा। आप इस काबिल ही नहीं रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को बचा सकेंगे। अल्टीमेटली वो आपकी कुर्की पर ही जाएगी चीज़ें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि IMF wants to improve your competitiveness and exports. To this end, the key objectives include implementing the approved national tariff policy based on time-bound strategic protection. Number two, negotiating new free trade agreements and facilitating the integration in global supply chains by improving firms' reliability and product quality and registering firms with all necessary documents. IMF wants to promote financial deepening and inclusion to better channel savings towards productive investment, improve the allocation of resources, and diversify risks. Key policies remain entrenching macroeconomic stability, strengthening institutional and regulatory frameworks. Number three, creating conditions that allow for a greater role of private credit and boosting financial coverage of underserved segments of the population and SMEs. Last but not the least, IMF wants us to work for climate change because पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस के असरात आ रहे हैं। तो पता क्या चला हमें, क्या IMF क्या चाहता है? IMF भाई अपने पैसों की रिकवरी चाहता है और उसके लिए चाहता है कि आप इंसान के बच्चे बन जाओ, ट्रैक्स का नेटवर्क सही करो, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करो, एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ाओ, उसके लिए सिस्टम बनाओ, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करो, उसके लिए ऑडिट का और प्रॉपर निज़ाम लेकर के आए। IMF ये चाहता है, चाहे वो आपका स्टेट बैंक हो, चाहे वो आपके SOEs हो जो स्टेट एंड ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो कि सफ़ेद हाथी हैं, स्टील मिल, PIA, कितने इदारे हैं जो जिन पर आप अरबों रुपया फूंक रहे हैं, लेकिन
वो आपको 1 रुपए की आमदनी नहीं दे रहे, तो IMF चाहता है कि आप इनको वायबल बनाएं, वरना बेचें, प्राइवेट सेक्टर को दें, प्राइवेटाइज करें और उसकी आमदनी से कर्ज उतारें। IMF ये चाहता है जनाब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की माशी बहरानों के बारे में, माशी बेहतरी के बारे में और अच्छी अच्छी कमाल की बातें लेकर के हाजिर होता रहूंगा।